नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं रीतिकाल। और जैसे कि आप जानते हैं, इसकी पिछली वीडियो में हमने भक्तिकाल जो हम संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। अगर आपने भक्तिकाल या आदिकाल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम टीचिंग एग्ज़ाम्स जिसमें टीजीटी, पीजीटी या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी की तैयारी हम यहाँ इस चैनल पर कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को पूरी करने के लिए मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। और आइए शुरू करते हैं रीतिकाल के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, रीतिकाल में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके नामकरण के बारे में। सबसे पहले बात आती है रीतिकाल। रीतिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है वो हम जानते हैं। सबसे पहले रीतिकाल, क्योंकि मैंने यहाँ रीतिकाल लिखा है तो पहला नाम रीतिकाल ही जानते हैं किसने कहा। तो रीतिकाल कहा है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं, इन्हें रीति काव्य ये नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन। अच्छा, रीतिकाल को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल, अलंकृत काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की और अलंकारों की, इसके काव्य को लिखते टाइम अलंकारों का बहुत महत्व रहा है, इस वजह से इसको अलंकृत काल भी कहा जाता है। और ये नाम दिया है मिश्र बंधु ने। अच्छा, ये मिश्र बंधु क्या है? बंधु तो यानी जानते हैं आपकी भाई। तो ये 3 भाई हैं जिनका नाम है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इस रीतिकाल को अलंकृत काल का नाम दिया। उसके बाद बात करते हैं श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट बात करते हैं, रीतिकाल को अंधकार काल भी नाम दिया जाता है। और अंधकार काल नाम दिया है इसे त्रिलोचन ने। अच्छा, रीतिकाल को एक और नाम दिया जाता है, वो है कलाकाल। तो कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल इनकी उपाधि है। ठीक है, ये इनका नाम है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल और रसाल इनकी उपाधि है। तो ये तो था रीतिकाल का नामकरण। नामकरण से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये जितने भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीति काव्य या रीतिकाल, अंधकार काल, ये सब ना सब के सब पूछे जा चुके हैं, कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। दूसरी बात आ जाती है रीतिकाल के प्रस्तोता। प्रस्तोता यानी रीतिकाल के प्रवर्तक कौन रहे? तो यहाँ पर विद्वानों में मतभेद है। 2 अलग अलग विद्वान 2 अलग अलग कवियों को रीतिकाल का प्रवर्तक यानी प्रस्तोता मानते हैं, वो भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल के जो प्रस्तोता हैं, प्रस्तोता
ये मानते हैं केशव दास को। ठीक है, और बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो ये रीति काल के प्रस्तोता मानते हैं चिंतामणि को। दोनों ही इम्पोर्टेंट कवि हैं और दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं। तो रीति काल के प्रस्तोता यानी प्रवर्तक का नाम आपको याद रखना है, नामकरण आपको याद रखना है। और अब बात करेंगे रीति काल में रीति काल के विभाजन को लेकर। अब रीति काल का जो विभाजन है वो भी अलग अलग कवियों के द्वारा किया गया है और सबके विभाजन में मतभेद देखने को भी मिलता है। ठीक है, किसी ने जिस कवि को रीतिबद्ध धारा में रखा है उसी ने उसको रीति सिद्ध कर दिया है या रीति मुक्त कर दिया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उनके द्वारा किए गए रीति काल के विभाजन की, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं विभाजन की। तो आइए बात करते हैं रीति काल का विभाजन। और ये जो विभाजन हम पढ़ रहे हैं ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का विभाजन हम पढ़ रहे हैं। और आचार्य ने ये जो विभाजन किया है, इनकी अपनी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने ये विभाजन किया है और इस विभाजन में कितने भाग बनाए गए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला है रीतिबद्ध धारा, 3 भागों में इन्होंने इसको बांटा है। सबसे पहली है रीतिबद्ध धारा, दूसरा है रीति सिद्ध धारा, और तीसरा है रीति मुक्त धारा। अच्छा, अब इनमें फ़र्क क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध धारा में जैसे भक्ति काल और आदिकाल के समय में जिस तरह से रचनाएं रची जाती थी, जो तरीका रचनाओं को बनाने का यूज़ किया जाता था, उसी रीति में बंधी हुई रचनाएं करना, उसको कहा गया है रीतिबद्ध धारा। यानी वो सारे कवि इस रीतिबद्ध धारा में आएंगे जो पिछली ही जिस तरह से रचनाएं हो रही थी उसी रीति के अनुसार जिन्होंने अपनी रचनाएं की। और ये आपको ध्यान रखना है कि रीति काल श्रृंगार काल है, यानी यहाँ पर प्रेम से संबंधित रचनाएं अधिक हुई है। ठीक है, जैसा आप जानते थे कि आदिकाल में हमने पढ़ा था राजाओं की वीरता से रिलेटेड सारी की सारी रचनाएं। भक्ति काल में हमने ईश्वर के प्रति जो समर्पित रचनाएं थी और लोगों को जो भक्ति के प्रति जागरूक करने वाली रचनाएं थी वो सारी रचनाएं उसमें आती हैं। और रीति काल में श्रृंगारिक रचनाएं आती हैं जो कि राजाओं ने अपनी या तो प्रेमिकाओं के लिए लिखा है, राजाओं ने या कवियों ने या तो अपनी प्रेमिकाओं के लिए लिखा है या फिर किसी राजा को खुश करने के लिए जो रचना लिखी है, वो सारी रचनाएं आती हैं रीति काल में। तो रीतिबद्ध आप समझ गए हैं कि उसी पुरानी रीति के अनुसार की गई रचनाएं रीतिबद्ध धारा में आएंगी। रीति सिद्ध धारा में उन्होंने, रीति सिद्ध जो कवि हैं उन्होंने उस रीति को तो माना है, लेकिन उस रीति को मानते हुए कहीं ना कहीं उनकी जो रचनाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी स्वतंत्र रचनाएं की हैं, उन्होंने वही तरीका रखा है, रीति रखी है, लेकिन अपनी स्वतंत्र और मुक्त रचनाएं करी हैं। और रीति मुक्त धारा में यानी पिछली पूरी रीति को हटा करके जिन्होंने बिल्कुल ही मुक्त तरह की रचनाएं लिखी हैं, जिन्होंने पिछले किसी भी रूल रेगुलेशन को नहीं माना है, नियम को नहीं माना है, वो सारी रचनाएं, वो सारे कवि रीति मुक्त धारा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार रीतिबद्ध धारा में कौन कौन से कवि हैं। तो नंबर 1 केशव दास, सेनापति, देव,
मतीराम जसवंत सिंह भिखारी दास और पद्माकर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अकॉर्डिंग ये 7 कवि जो हैं रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, लेकिन हम रीतिबद्ध धारा में सिर्फ यही 7 कवि नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि इसके अलावा बाकी विद्वानों के अनुसार जिस जिस कवि को रीतिबद्ध धारा में रखा जा सकता है उन सभी की रचनाओं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, रीति सिद्ध धारा। तो रीति सिद्ध धारा में विश्वनाथ जी ने बिहारी लाल को रखा है, बिहारी लाल को। ठीक है, एक ही कवि इन्होंने रीति सिद्ध धारा में रखा है, बिहारी लाल। उसके बाद करेंगे रीति मुक्त धारा में। रीति मुक्त धारा में शेख आलम, रस खान, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विज देव। तो ये सारे कवि आते हैं रीति मुक्त धारा के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का रीतिकाल का विभाजन, जिन्होंने इसको रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। और इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नाम भी आप याद रखिए, इसमें इन्होंने इस विभाजन का वर्णन किया है। हम यहाँ पर रीतिबद्ध धारा में और भी अन्य कवि हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और रीति सिद्ध या रीति मुक्त धारा में भी कुछ और अन्य कवि आते हैं जिनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो नामकरण हो गया, प्रस्तोता जान लिया हमने, विभाजन जान लिया, और इसी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रीतिबद्ध धारा के 2 महत्वपूर्ण कवि केशव दास और सेनापति की। इससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन बाकी सभी कवियों की, और उसे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो सारे कवि जिनको विश्वनाथ जी ने अपने विभाजन में नहीं रखा है, लेकिन जिनको रीतिबद्ध धारा में ही माना जाता है, उन सभी कवियों की रचनाएं हम जानेंगे। तो इसी तरह से सीक्वेंस वाइज हम इसको पढ़ते जाएंगे, और उम्मीद है आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, सीक्वेंस वाइज डिटेल में इसको पढ़ते रहेंगे। कोई भी वीडियो स्किप ना करें बीच में, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी काल आपको पढ़ा रही हूँ, वो सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ। अगर आपने ऐसा किया कि एक वीडियो देख ली, उसके बाद 2-3 वीडियो स्किप करके नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो शायद आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रम से आप पढ़ते जाएंगे तो हर एक चीज़ कनेक्ट होती है। जो मैं वीडियो आज इस वीडियो में बता रही हूँ वो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में ना बताऊँ, और अगर मैंने वो आपको नहीं बताया तो आप पिछली जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप उस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं वो आप क्रम से देखें, सीक्वेंस में देखें सारी वीडियोज़ को, फिर आप अपने नोट्स बनाएँ। तो पूरी की पूरी उम्मीद रहेगी कि आप इसमें हिंदी लिटरेचर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अपनी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बात करेंगे आज के 2 प्रमुख कवि केशवदास और सेनापति की। आइए बात करते हैं केशवदास की। केशवदास का सबसे पहले समय जान लेते हैं 1555 से 1617 ईस्वी। ठीक है, ये इनका समय रहा। केशवदास का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म स्थान रहा इनका ओरछा नगर का बुंदेलखंड नामक जगह में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि इनके राजाश्रित कवि, किसके राजाश्रित कवि थे, इनके आश्रयदाता कौन थे?
तो ओरछा के ही राजा थे राम सिंह। उनके भाई इंद्रजीत के राजाश्रित कवि थे ये, और इंद्रजीत के गुरु भी थे केशवदास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केशवदास का उपनाम क्या था? उपनाम पूछा जाता है, तो इनका उपनाम था वेदांती मिश्र। जो केशवदास है वो निम्बार्क संप्रदाय में, संप्रदाय कौन सा था इनका? तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, ये तो था इनकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। अब बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो मैं एक बार इसको फटाफट मिटा देती हूँ। तो आइए बात करते हैं केशवदास की रचनाओं के बारे में। रचनाएं मैंने लिख दी हैं। पहली रचना है इनकी रसिक प्रिया। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 16 अध्याय हैं। उन अध्यायों को यहाँ पर प्रभाव बोला गया है, लेकिन ये 16 अध्याय हैं। ये एक रीति ग्रंथ है और इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है विस्तार से। नेक्स्ट है रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी में लिखी गई। 39 प्रकाश है, इसमें प्रबंध काव्य है और राम के चरित्र पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना जो है वो केशवदास ने तुलसीदास द्वारा जो रचित है रामचरितमानस, उसकी प्रतिस्पर्धा में की थी और ये रामचंद्रिका उन्होंने एक ही रात में लिख दी थी। नेक्स्ट इनकी है कवि प्रिया। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में लिखी गई। इसमें भी 16 अध्याय हैं जिनको 16 प्रकाश का नाम दिया गया है। रीति ग्रंथ है और इसमें अलंकारों का वर्णन है। नेक्स्ट है रतन बावनी। रतन बावनी 1607 ईस्वी में लिखी गई। 53 छंद है इसके अंदर, प्रबंध काव्य है और डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित, ये 1607 में लिखा गया। 33 प्रकाश यानी 33 अध्याय है, इसमें प्रबंध काव्य है और वीर सिंह देव पर आधारित रचना है, ऐतिहासिक रचना है। नेक्स्ट है विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में। 21 प्रभाव यानी 21 अध्याय इसके अंदर है, प्रबंध काव्य है और प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में लिखी गई। 21 अध्याय यानी 21 प्रभाव हैं, इसमें प्रबंध रचना है और इसमें जहांगीर के दरबार का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है नखशिख। नखशिख रीति ग्रंथ है और इसमें राधा का नखशिख वर्णन है। नखशिख वर्णन में किसी भी नायिका के सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक के उसके एक एक अंग का वर्णन किया जाता है, उसको कहा जाता है नखशिख वर्णन। तो इसमें राधा का नखशिख वर्णन है। नेक्स्ट है छंदमाल। छंदमाल एक रीति ग्रंथ है और इसमें छंदों का वर्णन किया गया है। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, कवि प्रिया। कवि प्रिया की रचना जो है ये इंद्र सिंह जी के राजाश्रित कवि थे, जैसा आप जानते हैं। उन्हीं की प्रेमिका को शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की गई थी। ठीक है, और रामचंद्रिका जैसे मैंने आपको बताया कि ये तुलसीदास जी की रामचरितमानस उसकी प्रतिस्पर्धा में लिखी थी और इस रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में गुमान कवि ने कृष्ण चंद्रिका लिखी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि केशवदास को विजयपाल सिंह ने कोर्ट का कवि कहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोर्ट का कवि। ये किसने कहा है? तो विजयपाल सिंह ने। और कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, तो ये किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशवदास को। ठीक है, और जो रामचंद्रिका है उसको छंदों का अजायब घर कहा है। और ये छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो ये कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। ये तो था केशवदास जी के बारे में डिटेल में। आइए बात करते हैं सेनापति की।
सेनापति। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ? तो 1589 ईस्वी में हुआ जन्म। इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। ठीक है। और सेनापति की रचनाएं, इनकी 2 रचनाएं मानी जाती है। पहली है कवित्त रत्नाकर, इसमें 5 तरंग हैं और 394 छंद हैं और इसमें राम कथा का वर्णन है। इनकी जो अगली रचना है काव्य कल्पद्रुम, ये एक रीति ग्रंथ है। अच्छा, सेनापति के बारे में रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इनके जैसा ऋतु का वर्णन कोई और नहीं कर सकता है, यानी सभी ऋतुओं का वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और दूसरा, सेनापति जो हैं ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका जो प्रिय अलंकार है वो है श्लेष। तो सेनापति जी के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। ये तो था आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा रीतिबद्ध धारा के 2 प्रमुख कवि, रीतिबद्ध धारा, रीतिसिद्ध धारा और रीति मुक्त धारा के बारे में जाना। रीतिकाल का विभाजन हमने देखा और उसका नामकरण देखा। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में जिसमें हम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत और जिन कवियों के नाम रखे हैं उन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।